खंड 2 इकाई 12-13 के इग्नू के इस स्टडी मटेरियल पर बात करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर आरपी सिंह। आज मैं बात करूँगा राष्ट्रीयता की अवधारणा, क्योंकि इस पेपर का नाम है राष्ट्रीय काव्य धारा। तो राष्ट्रीयता की अवधारणा, देश और राष्ट्र किसे कहते हैं या उसका संबंध किससे है, स्वतंत्रता एवं परतंत्रता का मूल मंत्र क्या है, मूल स्वरूप क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। हिंदी काव्य में राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है, इस पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे संक्षेप में ही। और फिर हम दो कवियों पर बात करेंगे, दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय अवधारणा और पंडित श्याम नारायण पांडे के काव्य में राष्ट्रीय अवधारणा पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। तो संक्षेप में ही बात करेंगे, समय के हिसाब से ही, समय को ध्यान में रखते हुए। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, महनीय संस्कृत है और समृद्ध साहित्य के इस देश में वेद प्राचीनतम ज्ञान के अभिलेख हैं। वेद, उपनिषद, पुराणों की परंपरा ने यहाँ के जीवन के आनंददायी एवं संघर्षमय दोनों रूपों में काव्य के माध्यम से जीवित रखा है। वेदों में राष्ट्र की अवधारणा गौरवमयी है और ये माना गया है कि प्रत्येक जगह जीवन में गुलामी का विरोध किया गया है। श्रेष्ठ वही है जिसमें दास्य भाव न हो। संभवतः यह मुक्त मानव का प्रथम घोषणा वाक्य या घोषणा पत्र था। भारत की महाकाव्य परंपरा में मानव की सभी प्रकार से उच्चतम स्थिति की उपलब्धि ही को ही ध्येय माना गया है और इसी को घोषणा भी किया गया है। हिंदी साहित्य में भी आदिकाल युद्धों की विभीषिका का काल रहा। उस समय का हिंदी कवि अपने देशभक्त राजाओं के साथ मैदान में खड्ग लेकर लड़ भी रहा था और स्वतंत्रता का जहां पर वो तलवार के माध्यम से स्वतंत्रता की बात कर रहा था, वहीं वो अपनी कलम से भी स्वतंत्रता का गुणगान कर रहा था। चंद्रबरदाई के रासों को किसी की मुक्ति चेतना का वरदान कहा जाए तो अतियुक्ति नहीं होगी। भक्ति काल में भी ऐसा रहा। ऐसा नहीं कि भक्ति काल में सिर्फ भक्ति रही, भक्ति काल के भी दो पक्ष रहे। मुख्यतः उन्होंने सांस्कृतिक चेतना का जागरण कर भक्ति या प्रेम की नींव पर भारत के राष्ट्र को खड़ा किया। उनके आराध्य राम हो या कृष्ण, मानवता के इतने आदर्श और आकर्षक नायक मान्य हुए कि उस समय के शासक वर्ग में से किसी भी अनेक सहृदय इस आराधना को आत्मसात करने में अपना गौरव मानते थे। रसखान हो, रहीम हो, इन दोनों ने भी सांस्कृतिक अभियान या मानवीय मूल्य का जयघोष किया। जो समीक्षक भक्त साहित्य को पलायनवादी काव्य मानते हैं, वो यह भूल जाते हैं कि इस युग में भी और आज भी अनेक अर्थों में सूर, तुलसी जैसे अनेक भक्त कवि काव्य का ही यह प्रसाद है जो आज भी भारत की एकात्मा इनसे सुदृढ़ हो रही है। इसके बाद रीतिकाल आता है। रीतिकाल को तमाम सारे आलोचक हैं जो पानी पी पी कर कोसते हैं कि रीतिकाल किसी काम का नहीं है, किसी अर्थ का नहीं है, उसमें श्रृंगार के अलावा, उसमें सौंदर्य के अलावा कोई और बात नहीं हुई, प्रेम के अलावा और बात नहीं हुई। परंतु इन रीत कवियों ने भी बाज पराए पानी पर तू पक्षी न मारी जैसी उक्तियां प्रस्तुत की। ये भी अपनी राष्ट्रीय कमजोरियों से बेखबर नहीं थे। फिर इस युग में जो वीर काव्य लिख गया वह अपने आप में अप्रतिम है। भूषण को आज भले ही भुलाने की चेष्टा की जाती हो, परंतु उनका राष्ट्र काव्य राष्ट्र की तेजस्विता को ही तो अर्पित था। गुरु गोविंद सिंह एक ऐसे संत हुए जो केवल मानव स्वतंत्र के लिए अपने 4 पुत्रों को बलिदान कराए। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं जैसी वीर उद्घोषक वे भी कर सकते थे, या देह सिवा पर मोह यह है जैसी प्रार्थनाओं और अनेक ग्रंथों से अपने शुभ कर्मों और स्वतंत्रता के लिए जूझने की प्रेरणा देते रहे। बेसिक रूप से स्वतंत्रता की लड़ाई, स्वाधीनता की लड़ाई 1857 की क्रांति को, गाथा को इतिहास के माध्यम से हम जानते हैं। 1857 के युग का समसामयिक कवि हिंदी में कैसी रचनाएं कर रहा था, स्वतंत्रता की चिंगारी किस रूप में अंगारों में परिवर्तित हो रही थी, इसका अगर अनुसंधान व्यापक स्तर पर किया जाए तो पयामे आजादी में प्रकाशित हिंदी कविता का एक अंश आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस प्रकार से
क़याम आज़ादी में प्रकाशित कविता में चिंगारियां ज्वाला बन करके मंत्र फूंक रही थी। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने तुमको ये अहले वतन पुकारा, तोड़ गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। अंग्रेज शासन का कसाव धीरे धीरे देश में बढ़ने लगा था। सांस्कृतिक संकट भी उतना ही गहरा होता जा रहा था। प्रत्येक संघर्ष की भूमिका के पीछे सांस्कृतिक गुलामी का जो जाल अंग्रेजों ने फैलाया, भारतवासी उसके प्रति सजग थे। इसीलिए स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों ने स्वतंत्रता की सांस्कृतिक क्रांति का बिगुल बजाया। संस्कृत का यह आंतरिक मोर्चा ही देश के भविष्य का निर्धारण करने वाला था। यदि किसी देश का मन हार गया तो अर्जुन का गांडीव भी हाथ से छूट जाएगा। भारत के इन सांस्कृतिक आंदोलनों ने देश को आत्मबल प्रदान किया। आगे चलकर तिलक, गोखले, गांधी सभी ने एक और स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए अनेक आंदोलन चलाए। साथ ही इन्हीं सांस्कृतिक हथियारों, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ी गई। क्रांति पथिकों ने भी अपने गले में हंसते हंसते फांसी का फंदा डालने की प्रेरणा गीता जैसे ग्रंथ से प्राप्त की। स्वतंत्रता की तरंगों में उन्होंने मृत्यु को अंतिम पड़ाव नहीं, बार बार देश के लिए बलिदान होने के लिए भारत में जन्म लेने की आकांक्षा व्यक्त की। मूलतः देखा जाए तो भारतीय युग या भारतीय हरिश्चंद्र का युग, जिसे हम आधुनिक युग का प्रारंभ कहते हैं, वो आधुनिक भारत के निर्माण की सीढ़ी है। यहीं से राष्ट्रीयता की अवधारणा भी हमको दिखाई देती है, जो आज पूरी तरह से प्रतिष्ठित है। राष्ट्रीयता की अवधारणा अगर समझना का प्रयास करें तो राष्ट्रीयता की अवधारणा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक विकसनशील अर्थ संदर्भ की अपेक्षा रखती है। निश्चित ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में पैदा होता है, बढ़ता है, अपने विकास की मंजिल तय करता है, पर ध्यान है रहे कि उसके विकास का अर्थ एक के बीच पार्थक्य की अभिव्यक्ति भी होता है। सोए हुए मनुष्यों में कोई भिन्नता नहीं होती, पर जागने पर हर एक की भिन्नता नाना रूपों में अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा करने लगती है। कली में सभी पंखुड़ियां घनिष्ठ रूप से, विभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। बड़ा शानदार उदाहरण है इसका। पर जब भिन्नता आने लगती है, प्रत्येक पंखुड़ी अपने अपने रास्ते, अपने अपने अस्तित्व की पूर्णता की घोषणा करती है, तभी विकसित फूल अपनी सार्थकता और सुगंध के साथ सामने आता है। यह फूल यदि राष्ट्र संबोधित होता है तो राज्य, मुल्क, देश और उसमें बसने वाले जन समुदाय एवं पशु, धन, धान आदि संपदाओं से सुशोभित भूमि भाग को अर्थापित करता है। रासन्ते चारु शब्दम कुर्वते जनः अस्मिन् प्रदेश विशेषः तस्य पशुधान्यम हिरण्य संपद राजते शोभते इति राष्ट्र। अर्थात इस प्रकार राष्ट्र एक जन समुदाय होता है। उसमें सामुदायिकता और एकता की भावना होती है। एकता भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक होती है। आज के राष्ट्रीय स्वरूप में संकीर्णता और मनुष्य की उपेक्षा अब भी चिंतनीय विषय बना हुआ है। व्यास ने महाभारत में घोषणा की थी कि न मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ नहीं है। अतः मनुष्य अर्थात समष्टि मानव का हित सर्वोपरि है। इन दोनों का अंतर्द्वंद अब भी चल रहा है। राष्ट्रीयता की अवधारणा अपना पूर्ण आकार तभी ग्रहण करेगी जब इन दोनों में सामंजस्य और समन्वय होगा। बिना इनके सामंजस्य और समन्वय के कभी राष्ट्रीयता की अवधारणा पूर्ण नहीं हो सकती। राष्ट्रीयता एक मनोभावना है जिसका मूल आधार है राष्ट्र का कल्याण। राष्ट्र के प्रति समर्पित प्रेम, श्रद्धा, आस्था और मानव समाज के सामूहिक विकास की तन मन धन से मंगल कामना करना ही राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता एक बलिदानी भावना है, आंतरिक उद्वेलित अनुभूति और सामूहिक चिंतन धारा है। इसमें अपने देश के प्रति जाति, वर्ग, वर्ण, संप्रदाय, धर्म, सीमित भूभाग आदि की संकीर्ण मनोभावना से बचते हुए समग्र देश और अंतर्गत निवास करने वाली समस्त जातियों, आंचलिकताओं,
संश्लिष्ट संस्कृतियों, रीति रिवाजों, सभ्यताओं और सभी धर्मों के प्रति प्रेम हो, गर्व हो, गौरव हो, आत्मसम्मान हो, स्वाभिमान और आत्मोत्सर्ग हो, ये राष्ट्रीयता है। मानव समाज हवा में नहीं रहता, उसका अपना परिवेश होता है। अतः स्वदेश के नदी नालों, वन पर्वतों, पेड़ पौधों, खेत खलिहानों, पशु पक्षियों, पगडंडियों, सागरों, सरोवरों, सरिताओं से अपने को भिन्न भाव से जोड़ना भी राष्ट्रीयता है। अर्थात सभी से सभी में आत्मसात होना राष्ट्रीयता है। स्वर्णिम अतीत का गौरव गान, राष्ट्र वंदन, प्रशस्ति गान के साथ अशिक्षा, अत्याचार, अंधकार, गरीबी एवं भ्रष्टाचार का निर्मूलन, स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की उत्कृष्ट अभिलाषा, मानवता का कल्याण, दुर्व्यवस्था का संहार, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का पुनरीकरण, जागरण का सतत आह्वान, विकास के बढ़ते चरण राष्ट्रीयता की आधारशिलाएं हैं। इन्हीं से चढ़ करके राष्ट्रीयता की सीढ़ी या राष्ट्रीयता को पाया जा सकता है। जब तक इनसे आप होकर गुजरेंगे नहीं, जब तक इनमें आप समाहित नहीं होंगे, तब तक आप राष्ट्रीयता को नहीं समझ पाएंगे। अपभ्रंश के कवियों ने हाथ उठाकर कहा था कि जीवन किसे प्यारा नहीं होता और धन किसका इष्ट नहीं होता, पर अवसर विशेष के आ पड़ने पर विशिष्ट जन इन दोनों को तृण के समान गिनते हैं। जहां राष्ट्र की बात आती है, वहां जीवन और धन तृण के समान हो जाते हैं। अर्थात राष्ट्र अवसर के अलावा और क्या हो सकता है। जैसे राष्ट्र और देश दो अलग अलग चीजें कही जाती है कि राष्ट्र क्या है, देश क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो संक्षेप में मैं इस पे बात करूंगा कि भौगोलिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता से भिन्न रूप से जुड़े देश को ही राष्ट्र कहा जा सकता है। भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ जो देश है वही राष्ट्र हो सकता है, कोई भूखंड राष्ट्र नहीं हो सकता। इस प्रकार से देश केवल भौगोलिक भूखंड का सूचक है और उस भौगोलिक भूखंड को तब राष्ट्र माना जा सकता है जब वहां बसने वाले जन समुदाय की विचारधारा, सभ्यता, संस्कृति और परंपरा में एकता हो, मिलकर रहने की प्रवृत्ति हो, परस्पर के आधार पर संबंध थे हो। प्रत्येक जन, कबीले जिसे कहते हैं, ट्राइब के सदस्य वही लोग होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबंधी होते हैं। अर्थात उस देश को अपना कहने वाले, उस पर परायों की ओर से आक्रमण होने पर परस्पर आदर्शों का अखंड परिपालन करने हेतु अपनी संपूर्ण शक्ति को जुटाकर प्रयत्न करने वाले, अपनी संस्कृति और परंपरा का अभिमान रखने वाले तथा इस प्रकार एकात्मकता की प्रेम रज्जु से आबद्ध होने वाले लोग ही समुदाय हैं, राष्ट्र है। राष्ट्रीयता के अगर सर्वमान्य तत्वों में देखा जाए तो भौगोलिक एकता, जातीय एकता, राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, भाषा की एकता, धर्म की एकता, आर्थिक एकता, इतिहास की एकता, राष्ट्रीय ज्ञान गान या राष्ट्रीय शान, झंडा, ये सब अनिवार्य होते हैं। अर्थात एक निश्चित भौगोलिक भूखंड के बिना राष्ट्र के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। भौगोलिक सीमाओं से घिरा हुआ निर्दिष्ट प्रदेश जिसे जन समुदाय अपनत्व की भाव रखे, राष्ट्रीय भावना को जन्म देने में सहायक होता है। इतना ही नहीं, भौगोलिक प्रदेश को माता की महत्ता से गौरवान्वित किया गया है। माता भूमि है, पुत्रोहम पृथिव्याः, अथर्ववेद में का सूत्र है। अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा रखना प्रत्येक देशवासी का पुनीत राष्ट्रीय कर्तव्य है, किसी एक का नहीं। उसकी आजादी और रक्षा के लिए वह हंसते हंसते फांसी तख्ते पर चढ़ता है, कुर्बान हो जाता है। आपको एक पंक्ति बड़ी अच्छी सभी बच्चों से लेकर सभी को पसंद भी और याद भी रहती है, और वो है माखनलाल चतुर्वेदी की, और कविता का नाम है एक फूल की चाह। बड़ी ही मार्मिक और प्रेरक और त्यागपूर्ण ओजस्वी अभिव्यक्ति है ये कविता। यानी कि एक फूल की अभिलाषा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। अब आप समझिए कि एक फूल की अभिलाषा ये है कि वो देवता के मस्तक पर विराजमान नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि वो
उस बलिदानी के पैरों के नीचे कुचला जाए, पड़े वो पैर उसके लिए उस देवता के सर पर चढ़ने से ज्यादा गौरवान्वित। अर्थात जाति एकता की भावना भी राष्ट्रीयता का आवश्यक अंग है, पर भारत जैसे देश, जिसे रविन्द्र ठाकुर ने महामानवता का समुद्र कहा, किसी विशुद्ध जात की कल्पना करना छलावा के अलावा कुछ नहीं है। किसी को भी ज्ञान नहीं है कि किसके आह्वान पर मनुष्यता की कितनी धाराएं दुर्वार वेग से बहती हुई कहां से आई है और किस महासमुद्र में जाकर मिल जाएंगी। यहाँ आर्य आए, अनार्य आए, द्रविड़ आए, चीनी वंश के लोग आए, शक, हूण, पठान, मोगल, न जाने कितनी जातियों के लोग इस देश में आए और सब एक ही शरीर में समाकर एक हो गए। दिनकर ये कहते हैं संस्कृत के 4 अध्याय में। अर्थात अब आप देखिए कि राष्ट्रीयता की जो भावना, जो विचार है, वो जितनी प्रभावशाली कारगर अभिव्यक्ति उसकी होगी, उसमें एक बड़ा तत्व है जो भारतेंद्र जी कहते हैं, वो है भाषा का। भाषा के माध्यम से राष्ट्रीयता की भाव जो है, जितने क्रियाकलाप हैं, राष्ट्रीय रक्षा की है, वीरता, त्याग, उत्साह, सब भाषा के आधार पर होता है। वो कहते हैं राष्ट्रभक्ति की कविताएं अगर लिखी जा रही हैं तो भाषा की बड़ी भूमिका है। यानी राष्ट्र निर्माण में जितना अन्य चीजों का योगदान है, भारतेंद्र जी का मानना है कि उतना ही भाषा का योगदान भी है। क्योंकि अगर कवि लिखता है तो जनता को वो बात जनता तक पहुंचाने के लिखता है और उसमें भाषा महत्वपूर्ण। भाषा यानी राष्ट्रभक्त की कविताएं जो बल प्रदान करती हैं, जो जो इतनी चर्चित हुई, जो मुर्दों में भी जान डाल देती हैं, वो राष्ट्रीय, जिसमें जो राष्ट्रीय ऊर्जा भर देती है, वो अपरिमित भाषा की शक्ति के कारण है। भारतेंद्र की दृष्टि में तो इसीलिए राष्ट्र को स्वत्व पहचान मिलती है, निजत स्वत्व निज भारत गहे, तथा वो फिर वो कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सोच। अर्थात भाषा का भी एक बड़ा, ये समझिए कि स्वरूप है। भाषा ही है जो राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है, जिसे हम राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा कहते हैं, जिसे हम अवधी कहते हैं, जिसे हम ब्रज कहते हैं, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, जिसे हम हिंदी कहते हैं। इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। भाषा को लेकर के जो बात कही वही धर्म को लेकर के है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। निरपेक्षता का अर्थ यहाँ शून्यता से नहीं है, सभी धर्मों का समान भाव से आदर, सर्वधर्मे निधर्म श्रेय का उच्चारण करना, शुद्ध उच्चारण करना सभी देश, बताइए, सारे धर्मों को मानना, ये धर्मनिरपेक्षता है। सत्य, दया, करुणा, परोपकार आदि मानव मूल्यों की धारणा करना धर्म है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अति भाई। यानी कि अगर धर्म, सबके धर्म बिना धर्म के परहित सरिस धर्म नहीं, सबसे बड़ा हित है धर्म की रक्षा करना, धर्म की बात करना। महात्मा गांधी भी इस पर जोर दिया कि संसार के धर्म शास्त्रों को सहानुभूति पूर्वक पढ़ना प्रत्येक सुसंस्कृत नर नारी का कर्तव्य है। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी लिखते हैं कि संसार के धर्म शास्त्रों को सहानुभूति पूर्वक पढ़ना और प्रत्येक सुसंस्कृत नर नारी का कर्तव्य है। संसार के सभी धर्मों का मैत्री भाव से अध्ययन एक पवित्र कर्तव्य है, पर ठीक इसके विपरीत लोग धर्मांधता के कारण धर्म का रूप बिगाड़ दे रहे हैं, बिगाड़ते थे और बिगाड़ रहे हैं। जब हम राष्ट्रीय अभियान, नस्ल या प्रजातिगत श्रेष्ठता, आस्था और धर्म के ऋणजन्य नियमों और जाति या वर्गगत तर्क के कठोर आवरण में अपनी आत्मा को बंदी बना लेते हैं, तब हम धर्म का गला घोट देते हैं और उसका खुलकर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही बात या मिलती जुलती बात सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी करते हैं। वस्तुतः धर्म को मानव संस्कृति के विकास का मूल समझना चाहिए। सर्वे भवन्ति सुखिनः की भावना रखनी चाहिए। यही सच्चा धर्म का उद्देश्य भी है और होना भी चाहिए। धर्म में जाति और राष्ट्रीय भेदभाव अक्षम्य अपराध है। अगर धर्म में भेदभाव है तो इसका मतलब वो धर्म नहीं है। धर्म समान रूप से होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो दुनिया के बड़े बड़े चिंतक, विचारक हैं, सब इस बात से सहमत हैं कि सबके धर्म पर
सबके धर्म का मतलब धर्म होता है, धर्म का मतलब विभाजन नहीं होता है। धर्म का मतलब नहीं कि हिंदू धर्म, इस्लाम या क्रिश्चियन धर्म है। सभी के धर्मों का समान भाव से सम्मान। अभी आपको दिनकर पे बात करेंगे, पंडित श्याम नारायण पांडे पर जब बात करेंगे, आप देखिए कि बिना अतीत के, बिना राणा प्रताप के, बिना गांधी के आज आप क्या कह सकते हैं? उस समय राणा प्रताप की बात करते थे, उस समय आज हम गांधी की बात करते हैं, तो देश के गौरव के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित करता है। किसी की यह प्रेरक पंक्ति है कि अतीत इतिहास से सीखो, वर्तमान को बनाओ, भविष्य अपने आप बन जाएगा। यानी अतीत को आप छोड़ करके कुछ नहीं कर सकते। इतिहास ही हमें आत्मलोचन की ओर ले जाता है, मोड़ता है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, ये गुप्त जी कह रहे हैं। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, मिलकर यदि हम चिंतन मनन और सोचने लगे, राष्ट्रीयता का भाव अपने आप होता चला जाएगा। यह सभ्यता और संस्कृति की तिजोरी है। तो राष्ट्रीयता की अवधारणा को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप राष्ट्रीयता की अवधारणा को समझ जाएंगे तो कवियों को भी समझ जाएंगे। राष्ट्रीयता के जो प्रेरक तत्वों में देखिए तो स्वतंत्रता की चाह प्रमुख है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वतंत्र हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो। प्राय सभी प्राणियों के लिए परतंत्रता अभिशाप की तरह होती है। रूसो क्या कहता है? रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, पर सभी जगह परतन जकड़ा हुआ होता है। और तुलसीदास क्या कहते हैं? तुलसीदास भी कहे, पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता सपने में भी सुख नहीं देती है। इस आत्मपीड़क भावना की अभिव्यक्ति इधर की कुछ शताब्दियों में समस्त विश्व में बड़े वेग के साथ उभर कर सामने आई। फ्रेंच की क्रांति समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की मांग को ही लेकर सामने आई। समस्त यूरोप में जागरण का एक नया वातावरण बनने लगा। एशिया के समस्त देशों के लिए भी 19वीं शताब्दी एक युगांतकारी, जो नवजागरण जिसे कह सकते हैं, रेनेसां जिसे कह सकते हैं। भारत को लगा कि तुलसी और रूसो ने तो व्यक्ति परतंत्रता की बात कही, यहाँ तो पूरा का पूरा देश ही गुलाम है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्राय सभी क्षेत्रों में। और विडंबना यह है कि राजा का कि आक्रमण से नहीं, व्यापारी कंपनियों के माध्यम से भारत स्वतंत्रता छीन ली गई। देश की प्रजा राजाओं, सामंतों, महासामंतों, मनसबदारों द्वारा पहले ही परतन थी। राजा सामंत लोग भोग विलास, आराम की जिंदगी में मशगूल हैं। केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता को देखकर व्यापार के बहाने आए हुए विदेशी व्यापारी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेजी 18वीं शताब्दी की भारतीय राजनीति में रुचि लेने लगे। भारतीय राजनीति पर अधिकार जमाने के लिए उन विदेशी व्यापारी शक्तियों के बीच कई बार परस्पर लड़ाई हुई। अब इसका छोटा सा इतिहास आप देखिए। अंग्रेज व्यापारियों ने अपनी धूर्ततापूर्व भरी कूटनीति, सामुद्रिक सामरिक शक्ति और सैनिक संगठन से भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। 1764 के बक्सर युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम पराजित हुए। 1765 में कड़ा के युद्ध में उसकी रही सही शक्ति भी समाप्त हो गई और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी छिन गई। अब आप देखिए, पारस्परिक फूट और आपसी संघर्ष का लाभ उठाते हुए 1830 में अस्सी और लासवारी में मराठों को पराजित कर और 1849 में सिखों को हराकर संपूर्ण देश को भारत अंग्रेजों ने अधीन कर लिया। 1856 ईस्वी में बचा खुचा अवध भी मिला लिया। इतिहास देखिए पराधीनता की। लड़ाई की हार उतनी बुरी नहीं होती जितनी मन की हार होती है। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। भारत को एहसास हुआ कि हार अपनी ही कमजोरियों से हुई, अंग्रेजों की चालाकी भरी धूर्तता से हुई। उसे वापस लौटाया जा सकता है। परतंत्रता से बेहतर है स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए मर जाना। प्रेमचंद का अगर साहित्य आप पढ़ेंगे, जुलूस उनकी कहानी पढ़िए, बहुत बेहतरीन कहानी है, जिसमें वो उसकी नायिका कहती है कि ये मरेंगे अपनी पीढ़ी को बनाने के लिए। पूरे देश को ध्यान में रखकर पहले यह बात नहीं सोची जाती। परतंत्रता की पीड़ा ने सबको एक दूसरे देश के बारे में सोचने के लिए बाध्य कर दिया। मनन और सोच में भारत एक था, पर व्यवहारिक धरातल पर अलग अलग था। इस स्थिति में अंग्रेजों के अत्याचार को खुल कर खेलने का मौका मिला। शोषण, अन्याय बढ़ते गए, देश दिवालिया होता गया। अपनी ही मुकरी में भारतेंद्र जी लिखते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज।
जुर्म का दायरा बढ़ने लगा। भारत दुर्दशा की ऐसी विषम स्थिति में भारत को एक बार एक तार में जोड़ते हुए भारतीय फिर कहते हैं रोवहु। एक तार में जोड़ने का मतलब यही है कि सब कोई मिल जाओ। लिखते हैं रोवहु सब मिलके आओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखने जाए। 1857 स्वतंत्रता संग्राम ये प्रेरणा स्रोत रहा जिसने राष्ट्रीयता की नींव, अगर सही मायने में देखा जाए तो हिंदी में भी और भारत में भी राष्ट्रीयता की जो पहली नींव है, वो स्वतंत्रता की जो पहली नींव कही जा सकती प्रेरणा स्रोत वो 1800। यद्यपि उसमें हम सफल नहीं हुए, लेकिन जो चिनगारी छिटकी वो धीरे धीरे ज्वालामुखी बनती चली गई और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका आगे बढ़ती चली गई। ठीक। अब देखिए ये तो राष्ट्रीयता की बात हो गई। अब राष्ट्रीयता की इस अवधारणा में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कवि मिलेंगे। मैंने आपसे कहा कि 1857 के बाद भारतेंदु जी को ले लीजिए, वहां से अगर आप शुरू करेंगे तो महाविशाल द्विवेदी को ले लीजिए। कवियों में अगर आप देखिए तो मैथिली शरण गुप्त को ले लीजिए, सियाराम शरण गुप्त को ले लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान को ले लीजिए, हाँ, श्याम नारायण पांडे को ले लीजिए, दिनकर को ले लीजिए। ऐसे अनेक कवि हैं जो अपने आप को राष्ट्र पर न्यौछावर कर दिए। और जब हम इन पर बात करते हैं तो ये लगता है कि ये कवि न चाहकर, देखिए दिनकर को सबसे पहले दिनकर पे बात करेंगे। दिनकर पे अगर बात की जाए तो दिनकर राष्ट्रीयता के कवि नहीं है। वो तो स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं कि वो राष्ट्रीयता से उनको राष्ट्रीय कविता से उनको यश मिला, लेकिन वो राष्ट्रीय जिस समय दिनकर लिख रहे थे उस समय छायावाद का समय था। तो अब थोड़ी-सी बात दिनकर पे कर ली जाए कि दिनकर देखिए रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक हिंदी के उन श्रेष्ठ कवियों में हैं, जिनकी कृतियाँ युग जीवन को सचेत करती हैं। वो एक प्रखर राष्ट्रीय कवि भी हैं, वो मानवतावादी कवि हैं और वो सौंदर्य के भी कवि हैं। यानी एक तरफ अगर आप देखिए तो उनपे आपको हुंकार दिखाई देगा, रेणुका दिखाई देगी, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कुरुक्षेत्र के माध्यम से एक मानवीय संवेदना भी दिखाई देती है। तीसरी तरफ आप देखेंगे दिनकर को, तो दिनकर को उर्वशी जिसे कामाध्यात्म कहा जाता है। लेकिन चूंकि बात यहाँ पर हमें उनकी राष्ट्रीयता पे करनी है, तो इसलिए मैं उनकी राष्ट्रीयता पर ही रहूंगा। तो जब दिनकर लिख रहे थे उस समय उनकी कविताएं उस समय छायावाद की, लेकिन धीरे धीरे उन कविताओं से उनका मोह भंग होने लगा। वे धीरे धीरे युगचारण के कवि बनते चले गए और उन्होंने परिस्थिति जन्य स्थितियों की उपेक्षा कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस समय भारत को एक स्वतंत्र देश बनना था। भारत परतंत्रता की आग में या परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तो उन्होंने चक्रवाल की भूमिका में लिखा और स्वीकारा कि सुयत तो मुझे हुंकार से मिला, किंतु मेरी आत्मा अब भी रसवंतिम बसती है। वो स्वयं कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि जो उस समय का माहौल था, जो उस समय युग की मांग थी, उस युग के मांग को दिनकर टाल नहीं पाए। वो कह रहे हैं अब भी रसवंती में बसती है। राष्ट्रीयता मेरे व्यक्तित्व के भीतर से नहीं जन्मी, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत कर लिया। यानी कि राष्ट्रीय कविता लिखने के लिए मैं विवश हो गया। राष्ट्रीयता से प्रभावित होकर ही दिनकर ने क्रांतिदर्शी रचनाएं प्रस्तुत की और स्वतंत्रता के बाद भी उनसे जुड़े रहे। राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रानुराग, अनुरक्ति और राष्ट्रभक्ति का वह मंत्रोच्चार है जो शांति काल में जन जन के हृदय में राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा और कल्याण की भावनाओं को उद्भुत करने में और उन्हें प्रगाढ़ और प्रगाढ़तर बनाने में की क्षमता रखती है। आपातकाल, क्रांति, शौर्य, ज्वलंत भावनाओं से जनमानस को बलिदान तथा आत्मोत्सर्ग की अदम्य प्रेरणा से भर देता है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय भावना का यह प्रारंभिक रूप रेणुका में आपको दिखाई देगा। रेणुका की राष्ट्रीय संस्कृत मूलक है। उसमें वह तेज पौरुष नहीं जो हुंकार में है। हुंकार तक आता आता कभी आक्रोश से भर जाता है। रेणुका की राष्ट्रीयता ही हुंकार में आकर ओजस्वी और प्रखर हो जाती है और बाद में कुरुक्षेत्र को में आकर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर जाती है। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली प्रकाशित हुई, भारत जब स्वतंत्र हो गया 1947 के बाद परशुराम की प्रतीक्षा प्रकाशित हुई। इन कविताओं में भी देखिए तो राष्ट्र की ज्वलन समस्याएं तब भी हैं। पहले भारत पराधीन था, ये समस्याएं थी। अब भारत आजाद है, ये समस्याएं आपको दिल्ली और परशुराम प्रतीक्षा में दिखाई देगी। वास्तव में दिनकर ने अपने काव्य यात्रा के प्रथम सोपान से ही अंतिम सोपान तक राष्ट्रानुराग, स्वतंत्रता, बलिदान के ओजस्वी गीत गाए। वो लिखते हैं कि रण की घड़ी जलन की बेला तो मैं भी कुछ गाऊंगा,
रण की घड़ी जलन की बेला तो मैं भी कुछ गाऊंगा, सुलग रही यदि शिखा यज्ञ की अपना हवन चढ़ाऊंगा। दिनकर की राष्ट्रीयता देश के स्वर्णिम अतीत से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त के समान ही दिनकर ने भी भारतीय इतिहास के सुनहले प्रसंगों को काव्य में संवारा। अतीत से उनका अत्यधिक अनुराग था, लगाव था, क्योंकि वर्तमान उनके लिए प्रेरक बना हुआ था। रेणुका में कवि वर्तमान की चित्रपटी पर अतीत चित्रों को रखने की आकांक्षा रखता है और लिखता है कि प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में आज ध्वनित हो काव्य बने, वर्तमान के चित्रपटी पर भूतकाल संभाव्य बने। आप पंक्तियों को देखिए, हिमालय, मिथिला, पाटलिपुत्र की गंगा आदि कविताओं में अगर उनकी ऐतिहासिक गौरव, नैसर्गिक सुषमा और सांस्कृतिक वैभव की भी अभिव्यक्ति देख सकते हैं। कवि परतंत्र देश में युधिष्ठिर की अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि देश परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। अब अगर परतंत्र देश में युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति होगा, अब ये कह सकते हैं कि गांधी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, या जो भी आप इसका अर्थ ले सकते हैं, वो कह रहे हैं युधिष्ठिर की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है अर्जुन और भीम की। इसीलिए वो लिखते भी हैं, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। अर्जुन की आवश्यकता है, वो कह रहे हैं, भीम की आवश्यकता है, क्योंकि गांधी जी से को बहुत मानते थे, वो गांधी जी के बहुत सम्मान करते थे वो, लेकिन अहिंसा के माध्यम से देश को आजादी मिल जाए, ऐसा न तो दिनकर का मानना था, न तो ही श्याम नारायण पांडे का मानना नहीं था। बहुत सारे कवि जो इस तरह से अतीत की प्रेरणा को कवि वर्तमान में ढालने का प्रयत्न कर रहा है। मैंने अभी आपसे कहा कि अतीत मरता नहीं, ये इलियट भी कहता है। अतीत के माध्यम से वर्तमान को जीवित करना, जैसे नालंदा और वैशाली के खंडहर, दिल्ली की गौरव समाधि पर भावुक कवि अश्रु अर्घ चढ़ाता है। क्या कह रहा, लिखिए, लिख रहा है कि भावुक मन था रोक न पाया, सज आए पलकों में सावन, नालंदा वैशाली के ठूहों पर बरसे पुतली के दर। दिल्ली की गौरव समाधि पर आंखों ने आंसू बरसाए, सिकता में सोए अतीत के ज्योतिवीर स्मृत उगाए। पाटलिपुत्र की गंगा में कवि गंगा को दुख से कातर देखता है। अब आप देखिए, पाटलिपुत्र की गंगा यानी दुख से कातर है। और क्यों अब जरा इसको दो पंक्तियों में देखिए, वो लिख रहे हैं कि उसके आंसुओं के अतीत की गरिमा से धोने क्या कर रहे हैं, मुझे तुझे याद जो चढ़े तुम्हारे ऊपर जय सुमनों की हार। गंगा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुझे याद जो जय चढ़े तुम्हारे जय सुमनों के हार, कितनी बार समुद्र गुप्त ने धोई तुझ में है तलवार। बड़ी बात है। यानी अतीत की संपन्नता को देखकर वर्तमान की विपन्नता पर कवि की का जो क्षोभ है, वो मिथिला कविता में भी दिखाई देता है। मैं पतझड़ की कोयल उदास बिखरे वैभव की रानी हूं, मैं हरी भरी हिमशैल तटी की विस्मित स्वप्न खानी। अर्थात दिनकर मिथिला के माध्यम से, दिनकर पाटलिपुत्र की गंगा के माध्यम से, दिनकर अतीत का गौरव नालंदा के माध्यम से, वैशाली की खंडहर ऐसी कविताओं के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं। मिथिला स्वयं अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को स्मरण कर शोक विवल हो गई है, उनकी कविता मिथिला है। किंतु दिल्ली भूतकालीन संपन्नता को भूलकर पाश्चात्य सभ्यता। देखिए, अब यहां मिथिला और दिल्ली को समझिए। दिल्ली को वो पाश्चात्य संस्कृत का अनुकरण करता मान रहे हैं, क्योंकि देश आजाद हो चुका है। और मिथिला, वो कह रहे हैं मिथिला का गौरव गरिमा जो है, प्राचीन गौरव गरिमा, उसको देख करके मन बड़ा दुखी होता है, विवल होता है। और इसीलिए वो व्यंग कर रहे हैं मिथिला को लेते हुए और दिल्ली को लेते हुए। लिखे, अरे हया कर जईफ यह खड़ा कुतुब मीनार, इबरत की मां जामा भी है यही अरी होशियार। इन्हें देखकर भी तो दिल्ली आंखें हया फिरा ले, गौरव के गुरु रो न पड़े हाँ घूंघट जरा गिरा ले। यानी दिल्ली को, उनका मानना है कि धीरे धीरे आजादी के बाद दिल्ली पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रही है, व्यंग कर रहे हैं वो। दिनकर ने अपने काव्य में स्वतंत्र आंदोलन का प्रबल समर्थन किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में विद्रोह और क्रांति को धर्म का प्रतीक माना था। मैंने अभी कहा आपसे
कि गांधी का सम्मान करते थे, लेकिन क्रांति का वो आह्वान करते थे। उनका ये मानना था कि बिना क्रांति के संभव नहीं है। दासत्व को मौन रहकर वो कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, पातकी न होता है प्रबुद्ध दलितों का खड्ग, पातकी बताना उसे दर्शन की भ्रांति है, शोषण की श्रृंखला के हेतु बनती जो शांति, युद्ध है यथार्थ में वो भीषण शांति है, सहना ही उसे हो मौन हार मनुजता की है, इसकी अवज्ञा घोर पौरुष की शांति है, पातक मनुष्य का है मरण मनुष्यता का, ऐसी श्रृंखला में धर्म विप्लव है, क्रांति है। अर्थात स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हिंसात्मक मार्गों को भी कभी अनुचित, उन्होंने कहा स्वाधीनता प्राप्ति के लिए हिंसा का मार्ग अनुचित नहीं है। रेणुका से कुरुक्षेत्र तक स्वतंत्रता प्राप्त के लिए हिंसा के मार्ग को स्वीकृति देते हैं और लिखते हैं, कह दे शंकर से आज करे, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर मंत्रोच्चार। उनकी मान्यता है कि न्याय संगत अधिकारों की प्राप्ति के लिए युद्ध अनिवार्य है। युद्ध में प्रवृत्त होना, युद्ध में सम्मिलित होना कोई पाप नहीं। किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्त हित लड़ना है, उठा न्याय का खड्ग समर में, अभय मारना मरना है। अर्थात आप देखिए कि स्वतंत्रता के लिए आपके घर पर किसी ने कब्जा कर रखा है और आप अहिंसा से अगर उसे भगाना चाहते हैं, इसके पक्षधर दिनकर नहीं थे। समसामयिक राजनीतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में दिनकर को समस्याओं का एकमात्र समाधान क्रांति में प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा क्रांति ही इसका वो है और बिना क्रांति के मानवता की स्थापना नहीं हो सकती है। क्रांति विप्लव की वह ज्वाला है जो अन्याय सहन करने से प्रज्वलित होती है। मैं निस्तेजों का तेज युगों के मूक मौन की वाणी हूं, दिल जले शासितों के दिल की मैं जलती हुई कहानी, सदियों के जपती तोड़ जगी में उस ज्वाला की रानी। एक और बड़ी बात है दिनकर का ये मानना है, या बिल्कुल दिनकर जो कह रहे हैं वो उससे आप सभी सहमत होंगे कि नवयुवकों में जो अदम्य शक्ति है, जो शौर्य है, अगर नवयुवक सामने आ जाए तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे वो बदल नहीं सकता। क्रांति का रूप जो तय होता है वो नवयुवकों से ही तय होता है और इसीलिए वो कहते हैं नवयुवकों को कि साहस को प्रेरित करते हुए कहते हैं, आजादी नहीं चुनौती है यह बीड़ा कौन उठाएगा। नवयुवकों का आह्वान करते हैं कि आजादी नहीं चुनौती है यह बीड़ा कौन उठाएगा, खुल गया द्वार पर कौन देश को मंदिर तक पहुंचाएगा। सम्मुख असंख्य बाधाएं हैं गर्दन मरोड़ते बढ़े चलो, अरुणोदय है यह उदय नहीं चट्टान फोड़ते चलो चलो। ये चट्टान फोड़ने की जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं में। दिनकर की राष्ट्रीयता आरंभ से ही क्रांतिमूलक रही। कभी उन्होंने अहिंसा या शांति का रूप धारण करने का प्रयत्न नहीं किया। ऐसी तमाम सारी चीजें कहते हैं, क्रांति धात्री कविते जाग उठ, आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। तो दिनकर की कविताओं में अगर आप देखेंगे वो गांधी से अपार स्नेह रखते थे, अपार श्रद्धा गांधी के प्रति, लेकिन दिनकर का मानना था कि अहिंसा के बल पर देश को आजादी नहीं मिलेगी। इसीलिए वो अजाधर्म की संज्ञा उसे देते थे और लिखते हैं कि ऊब गया हूं देख चतुर्दिक अपने, अजाधर्म का ग्लान विहीन प्रवर्तन, युग संतप्त संबुद्ध पुनः कहता है, ताप कलुष है शिखा बुझा दो मन का। उनका ये भी मानना है कि सामाजिक विषमता जो वैमनस्य है, जो सामाजिक आर्थिक वैमनस्य है, इसे भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि किसान जो गरीब है वो गरीब है। ये आजादी के बाद की कविताएं हैं। और जो अमीर है वो कहते आहे उठी दीन कृषकों की, मजदूरों की तड़प पुकारे, अरी गरीबी के लोहू पर खड़ी हुई तेरी दीवारें। बड़े बड़े लोगों की वो कहते हैं सामाजिक असमानता को देखकर कवि की वेदना बार बार मुखर हो जाती है। वो अन्याय के विरुद्ध है, जहां वो पराधीनता, तो देश तो आजाद हो गया लेकिन देश के अंदर जो किसान है, मजदूर है, दलित है, वो आज भी वो इसी स्थिति में जी रहा है। उसे खाना नहीं मिल रहा, उसे मतलब जो मूलभूत जो रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, वो अर्धनग्न है, वो अपने पत्नी की लज्जा के लिए वसन तक बेच दे रहा है, अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहा है। जबकि दूसरी तरफ देखिए कि जो पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में कुत्ते जिन्हें श्वान कहते हैं घूम रहे हैं,
दिनकर इससे पीड़ित हैं और वो बड़ी अच्छी कविता और चर्चित है, आप जानते भी हैं। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते। युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। ये पीड़ा उनको है, इसीलिए उनको पीड़ा है कि जो शिशु है, जो बच्चा है, उसे दूध नहीं मिल रहा है। विषमता का अभिशाप देखिए, और इसीलिए वो इतना ज्यादा व्याकुल उठते हैं, व्यग्र हो उठते हैं कि दूध की बूंद बूंद तड़पने बच्चों के लिए स्वर्ग लूटने की बात करने लगते हैं। धरती नहीं, स्वर्ग कहाँ है? व्योम हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध वो वत्स तुम्हारा दूध खोजने आते हैं। या और देखिए, समर शेष है यह प्रकाश बंदी गृह से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापिन महावज्र टूटेगा। यो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, चोर बाजारी, राजनीतिक उठापटक जिस प्रकार से है, उस प्रकार से दिनकर बेहद दुखी दिखाई देते हैं। दिनकर की कविताओं में देखिए, दिनकर शासक वर्ग, पूंजी वर्ग से बहुत सारे एक तरह से देखिए तो नाखुश दिखाई देते हैं। समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुक्तों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो इसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। तो दिनकर का ये मानना है कि सबसे बड़ी बात दिनकर की है, वो कहते हैं कि देश में समानता, जहां परतंत्रता है वहां देश की परतंत्रता को भी समाप्त होना बहुत जरूरी है। तो दिनकर पर बहुत सारी बातें अभी की जा सकती हैं, लेकिन अब दिनकर का ये मानना देखिए, दिनकर एक ऐसे कवि हैं जिनका ये मानना, जिस समय दिनकर की साहित्य के क्षेत्र में अवतरण हो तो राजनीतिक उथल पुथल का समय था। जो मैंने कहा, स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ रहे थे, और इसीलिए उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को आप देखिए, दिनकर के समय वो सब अवैज्ञानिक आपको दिखाई देती है। आर्थिक विषमता की बात दिनकर को, तो दिनकर चूंकि बिहार के रहने वाले थे, तो दिनकर जो है अपनी रचनाओं के माध्यम, दिनकर ने लगभग 40 पुस्तकें लिखी। उन 40 पुस्तकों की सूची आपके सिलेबस में होगी, आप देख लीजिएगा। तो दिनकर की ये सब, दिनकर के काव्य की ये सारी विशेषताएं रही। दिनकर ने राष्ट्रीय चेतना रेणुका से भले प्रारंभ की, लेकिन परशुराम प्रतीक्षा तक देखिए तो उसका पूर्ण विकास आपको दिखाई। गिरे विभव का दर्प चूर्ण हो, लगे आग इस अंबर में, अहंकार के उच्च शिखर से स्वा महन अघड़ आग बुझा दो, जले पाप का क्षण का भर भर। इस तरह से दिनकर की थी। दिनकर नहीं चाहते थे कि मैंने भी कहा कि युधिष्ठिर को नहीं रोकना चाहते थे, वो अर्जुन को रोकना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन की जरूरत है। ठीक है, तो दिनकर की हुंकार देख लीजिए, रेणुका देख लीजिए, ये आपको अगर देखेंगे, या कुरुक्षेत्र देख लीजिए, दिनकर सामाजिक चेतना देख लीजिए, तो दिनकर की सामाजिक चेतना में भी ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। कुरुक्षेत्र में भी सांस्कृतिक चेतना दिखाई देगी, चिंतन करते हुए दिनकर दिखाई देते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं श्याम नारायण पांडे जी पर। आधुनिक हिंदी कविता की अगर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवियों में अगर देखा जाए, तो श्याम नारायण पांडे का विशिष्ट स्थान है। उनके काव्य क्षेत्र में पदार्पण के समय भारतीय स्वतंत्र आंदोलन बिल्कुल एकदम अपने प्रकर्ष पर था। जैसा कि पृष्ठभूमि आपको बता चुके हैं राष्ट्रीयता की, और दिनकर की पृष्ठभूमि और श्याम नारायण पांडे की पृष्ठभूमि लगभग मिलती जुलती पृष्ठभूमि। अब श्याम नारायण पांडे अपनी कृतियों के माध्यम से राष्ट्र गौरव और अस्मिता की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग की प्रेरणा दे रहे थे। पुराणों ऐतिहासिक चरित्रों के द्वारा स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय स्वाभिमान, स्वधर्म अभिमान, सांस्कृतिक एकता, जन जागृति का संदेश दे रहे थे। उनके दो प्रमुख काव्य संग्रह महाकाव्य हैं। पहला हल्दी घाटी, जो बहुत चर्चित है, और ये 1939 में प्रकाशित हुआ, देश आजाद नहीं हुआ था। दूसरा जौहर 1944 में प्रकाशित हुआ, इस समय भी देश आजाद नहीं हुआ। इसके बाद एक काव्य संग्रह उनका आरती प्रकाशित 1946, तब भी देश। लेकिन 1948 में तुमुल प्रकाशित हुआ। तब तक राष्ट्रीयता की भाव वही थे, पहले की लिखी हुई बहुत सारी कविताएं थी, लेकिन तब तक देश आजाद हुई। इसके बाद उन्होंने शिवाजी, जय हनुमान, बालीवध, वशिष्ठ, परशुराम आदि तमाम प्रबंध काव्य उन्होंने लिखे। श्याम नारायण पांडे के काव्य में देश के गौरवपूर्ण इतिहास का चित्रण हुआ है। वर्तमान की करुणा को देखकर कवि को अतीत के वीर एवं स्वाभिमानी पुरुष तथा उनके आन पर सर्वस्व अर्पित होने वीर बालाओं का स्मरण होना जाहिर सी बात स्वाभाविक था। ये पहले मैंने आपसे कहा कि अगर आपको स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़नी है, तो आपको अपने अतीत में जाना पड़ेगा।
परतंत्रता जन वेदना और निराशा की स्थिति में उसे गोरा बादल, प्रताप, चूड़ावत, चेतक जैसे प्रेरणा देते प्रतीत होते हैं। चित्तौड़ के खंडहर भी राष्ट्र मंदिर पांडे जी को नजर आते हैं और लिखते हैं वो कि गोरा बादल के खंडहर से निकल रही है आग अभी, स्वतंत्रता के मंदिर का जलता अविरल चिराग अभी, यही देश राणा प्रताप की स्वतंत्रता अवलंबन, इसी भूमिकड़ का दर्शन है सत सत मंदिर के चंदन। अब आप देखिए इसी प्रकार जौहर देखिए, जौहर बहुत ही चर्चित उनका महाकाव्य रहा है। जौहर की पूजा थाल सजाए पुजारी को देख करके उसमें देखिए एक आता है कि जौहर में कि पूजा की थाल सजाए पुजारी जा रहा है और पथिक पुजारी को देखकर पथिक जो है बड़ा उत्कंठित हो जाता है और उससे पूछता है। अब देखिए दो कविताएं आपके सामने रख रहे हैं उनकी। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। अब आप देखिए फिर आप वहीं आए पुष्प की अभिलाषा की तरफ आ रहे हैं। अब उसकी उत्कंठा को शांत करते पुजारी क्या कह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को है मेरी आंखें प्यासी। यानी कि अब आप देखिए कि देश गुलाम है तो गंगा सागर, रामेश्वर और काशी दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा तो चित्तौड़ दिखाई दे रहा है। तीर्थराज बना हुआ है चित्तौड़। शिवाजी 1970 में उन्होंने लिखा, तब तक भारत आजाद हो चुका था और वो लिखते हैं कि 70 में शिवाजी जब लिखते हैं कि भारत महान था, साथ साथ योग और कर्म का विकास देख विस्मित जहान था, उसके समान अन्य देश में न विद्या थी न कला थी, गुरु का गुरीण था, सबसे प्रवीण था। यानी देश के वीरों का गुणगान स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों के रगों में उस समय बह रही थी और वो संदेश दे रहे हैं, संदेश यही उपदेश यही, कहता है अपना देश यही, वीरों दिखला दो आत्मत्याग राणा का है आदेश यही। तो वो एक तरह से आप देखिए तो वो जौहर के माध्यम से या हल्दी घाटी के माध्यम से वो आपको ये सारी चीजें दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्याम नारायण पांडे एक तरह से देखिए तो भारतन से जो प्रवर्तिक जो कविताएं हैं, जिसे मैथिली शरणगुप्त गया, सासु सनई मैंने कहा, माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन जी हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, सोहनलाल द्विवेदी हो गए या दिनकर हो गए, इस तरह की जो कविताएं लिख रहे थे, ये कविताएं तो मातृभूमि की रक्षा है तो उसके बलिदान हो लिखी है। श्याम नारायण थोड़े से भिन्न होकर लिख रहे थे। वो आर्य धर्म और आर्य संस्कृत, हिंदू धर्म और हिंदू जात की एकता के प्रति ज्यादा निष्ठावान लग रहे थे। यद्यपि उनका जीवन श्यामनारायण पांडे का बहुत अच्छा नहीं रहा। उनकी पहली शादी हुई, एक संतान हुई, पत्नी खत्म हो गई, दूसरी शादी हुई, वो भी खत्म हो, उनकी पत्नी खत्म, तीसरी शादी हुई, वो भी पत्नी खत्म हो गई, 3 बेटियों का निधन हो गया। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि उनका जीवन अच्छा, लेकिन श्याम नारायण ने करीब 25-30 वर्ष की आयु में ही हल्दी घाटी जैसे महाकाव्य की रचना कर डाली थी। ये सबसे बड़ी बात है। 1939 में महाकाव्य छपा तो लोगों के कंठ कंठ में गूंजने लगा। इस रचना के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी आरंभिक कविताएं सामान्य तुकबंदियों से आरंभ हुई थी, जिनमें आध्यात्मिकता, देश और जीवन के दुख सुख के भावपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई दी, लेकिन धीरे धीरे परिष्कृत होती गई और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की प्रबल होती दिखाई दी गई। हल्दी घाटी, जौहर तो आपने मतलब आपके संदर्भ में बात है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो उन्होंने तुमुल, हल्दी घाटी, जौहर, आरती, रूपांतर, जय हनुमान उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत भी है, गोराबध, शिवाजी, बालीबध, वशिष्ठ, परशुराम जैसी लगभग 11 कृतियों को उन्हें रचना की। हल्दी घाटी रचना जो है वो दरअसल भारतीयों को वीरता का पाठ पढ़ाने के लिए लिखा और जौहर उन्होंने भारतीय नारियों को बताने के लिए लिखा कि अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान के लिए किस प्रकार से वो सतीत्व का मार्ग प्रशस्त करती हैं, जिसमें पद्मिनी का नाम लिया जाता है, राणा प्रताप और पद्मिनी। हल्दी घाटी में राणा प्रताप तो उसमें पद्मिनी का नाम लिया जाता है। हल्दी घाटी एक वीर रस प्रधान काव्य है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। हल्दी घाटी के मूल में वह पृष्ठभूमि है जिसने भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य के खिलाफ भारतीय जनता को मुक्त संघर्ष करने का रूप दिखाया। हल्दी घाटी युद्ध जो है आप लोग शायद अगर कभी पढ़े होंगे पढ़िएगा, राणा प्रताप और अकबर के खिलाफ लड़ा गया था। अब राणा प्रताप, चित्तौड़ वीर सिपाही, हल्दी घाटी, उनका भाला, ये सब उसमें आता है। राणा प्रताप
बहादुर थे, कभी झुकते नहीं थे। उनके चेतक के बारे में आपने सुना होगा, उनके भाले के बारे में आपने सुना होगा, उनकी तलवार के बारे में सुना होगा। कांटों के सिंहासन पर जिसका मुख सैकड़ों सूर्य की प्रभा सा चमकता था, उसे राणा प्रताप कहा गया। अब आप देखिए, भाई ने भी छोड़ दिया पर रखा देश का पानी, पाठक पढ़ लो उसी वीर की हमने लिखी कहानी। ये पांडे जी लिखते हैं। कविता मतलब इस काव्य में 5 सर्ग अगर देखिए हल्दी घाटी के, तो युद्ध के कारणों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें महाराणा प्रताप से शक्ति सिंह प्रतिशोध लेना चाहता है, जो अकबर से बाद में मिल जाता है। इसके अलावा मान सिंह भी महाराणा प्रताप के से इतना रुष्ट थे, या अपमान का उन्होंने, उनको लगा कि उनका अपमान उन्होंने किया है, उसका बदला। तो एक तरह से देखिए तो हल्दी घाटी काव्य की पूरी घटना में महाराणा प्रताप, शेर सिंह दोनों, अगर आप देखें शुरुआत में है कि दोनों बंदूक शिकार खेलने जाते हैं, और वहीं थोड़ा किसी बात को लेकर वैमनस्य हो जाता है, और राणा प्रताप क्रोधित हो जाते हैं और रिश्ता तोड़ लेते हैं। वो लिखते हैं पांडे जी कि गया बंधु पर गया न गौरव, अपनी कुल परिपाटी का यह विरोधी भी कारण है भीषण रण हल्दी घाटी का। दूसरा बड़ा कारण अकबर का मीना बाजार लगवाना था। मेवाड़ की स्त्रियों की साथ बदसलूकी करना, या ये खबरें राणा प्रताप को सुनाई देती थी और उनके म्यान से तलवार बाहर निकल जाती थी। और श्याम नारायण जी लिखते हैं, जब प्रताप सुनता था ऐसी सदाचार की करुण पुकार, रण करने के लिए म्यान से सदा निकल पड़ती तलवार। यानी अकबर की संपूर्ण हिंदुस्तान को एक तो अधीन करने की लालसा दिन पर दिन बढ़ती जा रही। वो अपने को श्रेष्ठ घोषित करना चाहता था और करवाना चाहता था। वो चाहता था, दीन इलाही का एक आड़ उसने लिया, जिसे हम लोग कहते हैं कि वो बड़ा समन्वयवादी था या सभी धर्मों को मानना था। लेकिन दीन इलाही अगर इस आप काव्य को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि साम्राज्यवादी मनोवृत्ति को अंजाम दे रहा था। वो राणा प्रताप से भली बात उसे समझते थे। वो भी जानता था कि राणा प्रताप से युद्ध को जीतना इतना आसान नहीं है। हल्दी घाटी युद्ध का कारण एक घटना और बनती है। जब अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को सोलापुर पर विजय हासिल करने के लिए भेजा था, तो विजय प्राप्त करने के पश्चात वो लौटते हुए राणा प्रताप के पास इसलिए गया कि उसने ठीक से मेरी खातिरदारी की तो ठीक, वरना उसे भी रण क्षेत्र में जीत लूंगा। अब देखिए, सोच देखिए मान सिंह की। इसी समय मान सिंह अपनी विजय की खुमारी में डूबा था। राणा प्रताप ने अपने बेटे को भेजकर उसका स्वागत करवाया, किंतु स्वयं बीमारी का बहाना बनाकर भोजन करने नहीं आया, जिससे मान सिंह नाराज हो गया। घोर अपमान उसका हो गया और क्रोध में चेतावनी दे डाली। हाँ, तो घोर अपमान माना और राणा प्रताप को क्रोध में आकर चेतावनी कहा, कुशल नहीं है राणा प्रताप का मस्तक की पीड़ा से, भर उठेगा अब भूतल पर रणचंडी की क्रीड़ा से। ये सारी चीजें यह सुनकर राणा प्रताप को और गुस्सा, और उन्होंने धिक्कारा और बोला, जो रण को ललकार रहे हो तो आकर लड़ लेना, चढ़ आया यदि चाह रहे चित्तौड़ वीर गढ़ लेना। कहाँ रहे जब स्वतंत्रता का मेरा बिगुल बजा था, जाति धर्म के मुझ रक्षक को तुमने क्या समझा था। मान सिंह का अपमान हल्दी घाटी की लड़ाई का मुख्य वजह भी बना। श्याम नारायण पांडे लिखते हैं कि राणा द्वारा मान सिंह का यह जो मानहरण था, हल्दी घाटी के होने का यही मुख्य कारण था। इसके अलावा अगर आप देखिए तो हिंदू राजा एक एक करके धीरे धीरे अकबर के अधीन होते चले गए, और उसके साथ रोटी और बेटी का संबंध स्थापित करते गए। पूरे हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व बनाना चाहता था, राणा प्रताप को भी अधीन करना चाहता था। तो इसलिए उसका ये मानना था कि वह, तो राणा प्रताप के शौर्य को लेकर अकबर वाकिफ था, लेकिन ईर्ष्या भी करता था और चाहता था किसी ढंग से वो उस पर विजय प्राप्त कर सके। और बाद में ऐसा हुआ भी कि अगर आप देखेंगे तो राणा उसमें चेतक मारा जाता है और फिर वो जंगल में चले जाते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, और निवास का उन्होंने संधि का समय भी दिया, उसके बाद भेजा, और पुनः उसे उन्होंने भामाशाह ने उनकी मदद किया राणा प्रताप की। और इसी तरह अगर जौहर देखिए तो जौहर भी श्याम नारायण पांडे की बहुत ही बेहतरीन रचना है। सतीत्व का भाव भरने के लिए ये रचना उन्होंने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को के सौंदर्य को सुन करके वो पागल हो गया था और वो लड़ा। पहली बार हार गया, हारने के बाद वो, लेकिन उसका मन नहीं लगा। वो किसी ढंग से वो चाहता था कि किसी भी तरीके से वो पद्मावती को पा जाए। इसीलिए रतन सिंह को उसने छल से बंदी बनाना चाहा। और फिर अब देखिए पद्मिनी को देखे कि उसने कहा कि जब पता चला कि अलाउद्दीन उसको ऐसा कह रहा, तो उसने संदेशा भिजवाया, क्योंकि उसका पति वहां बंदी था, कि 700 डोलियां आ रही हैं और 700
हमारी सहेलियां आ रही हैं, वो उनके सौंदर्य में या उनके प्रेम में इतना लीन था कि वो इस बात को समझ नहीं पाया और 700 डोलियों की उसने इजाजत दी थी। और 700 डोलियां लेकर जब वो गई तो रतन सिंह को कैद से मुक्त कर चुका था। पद्मिनी आखिरी बार रतन सिंह से मिलने के नाम पर सीधे मिली और दोनों घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग। 700 सैनिक जो थे अलाउद्दीन को घेर लिए और वहां से वो किसी तरह से बच निकला। रतन सिंह के वीर सेनानी गोरा बादल की कहानी आपने सुनी। नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया जिसमें गोरा शहीद हो गया था। ध्वंस हो गया वीरनगर, गढ़ निर्जीव मसान हुआ, भीषण गोलाबारी में दुर्ग शिखर सम्मान। तो इसके बाद फिर नहीं मानता, फिर इसके बाद पुनः युद्ध होता है और उन्होंने दिखाया है कि युद्ध में फिर अंतिम ये होता है कि वो युद्ध के लिए जाते हैं और वो जौहर मतलब सती होने के लिए जाती है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो श्याम नारायण पांडे की कविताओं में भी अगर आपको अगर दिखाई दे तो श्याम नारायण पांडे ने भी अपने हल्दी घाटी के माध्यम से, जौहर के माध्यम से भारत की उस परतंत्रता को खत्म करने का प्रयत्न करना चाहते थे और चाहते थे। नमस्कार।